नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा एस एकेडमी में। आज का डेट है 5 अगस्त 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज का इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। यहां पर हम लोग बात करेंगे आयुष वीजा कैटेगरी के बारे में। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंट्रोड्यूस किया एक नया कैटेगरी ऑफ वीजा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आयुष वीजा कैटेगरी। किसके लिए? ऑफकोर्स फॉरेन नेशनल्स के लिए। ये वैसे फॉरेन नेशनल्स के लिए बनने वाला है जो क्या इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल फैसिलिटीज, जैसे आप ले लो आयुर्वेदा, वेलनेस या फिर योगा के थ्रू अगर कोई भी अपना ट्रीटमेंट को क्योर करवाना चाहते हैं इंडिया में आकर, तो जी हाँ, उनको आयुष वीजा कैटेगरी में वीजा आराम से प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो आयुष वीजा का इंट्रोडक्शन किया गया है ना, ये किया ही गया है बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया का रोड मैप, जिससे हील इन इंडिया के ऑब्जेक्टिव को प्रमोट किया जा सके, राइट। और अनडाउटेडली इंडिया को हमने कहीं ना कहीं बनाना है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल डेस्टिनेशन, जिसको हम लोग एमवीटी डेस्टिनेशन भी बोलते हैं। मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मतलब देखो, मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आप कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्रीज में जा सकते हो। आप यूरोप में भी जा सकते हो, आप यूएसए में भी जा सकते हो, आप कोई दूसरे कंट्रीज में भी जा सकते हो जहां पर आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप अगर हमारे आयुर्वेदा या फिर योगा सेशंस लोगे तो आपको बहुत कम पैसों में ज्यादा प्रॉपर हीलिंग एज वेल एज ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हीलिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिनल फैसिलिटीज को बहुत सारे ऐसे देश के लोग को बहुत ज्यादा श्रद्धा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये वीजा कैटेगरी को अलाउ किया। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कोलैबोरेट कर रही है इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश दिस हील इन इंडिया पोर्टल भी, जिससे ऑफ कोर्स हर एक विदेशी नागरिकों को हील इन इंडिया पोर्टल के थ्रू इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी मिले और ऑफ कोर्स वो इंडिया में आकर अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली करवा सके। ना इस पूरा इनिशिएटिव का सिग्निफिकेंस क्या है बताओ तो? देखो, सबसे पहला तो सिग्निफिकेंस आपको ना मतलब ये पूरा टॉपिक सुनकर लग गया होगा दैट जी हाँ, मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रोमोट होने वाली है। एब्सोल्युटली यस, बट साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है वो भी प्रोमोट होगा। यही नहीं, इंडिया एक ये कहीं ना कहीं वाइटल स्टेप है, क्योंकि देखो इंडिया का कहीं ना कहीं एफर्ट है ना दैट हाँ, इस इंडिया को मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन बनाना है, तो यस उस ऑब्जेक्टिव को कहीं फुलफिल कर रहा है। यस एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ ये इनिशिएटिव जो है इंडिया का स्ट्रेटेजी का पार्ट है टू डेवलप आयुष हेल्थ केयर एंड वेलनेस इकोनॉमी, जो क्या प्रोजेक्ट कर रहा है दैट बाई 2025 आने वाले 2025 तक ये जो सेक्टर हो जाएगा ना, रफली अराउंड $70 बिलियन का ये सेक्टर होने वाला है, राइट। तो ओवरऑल अगर मेडिकल टूरिज्म में अगर आप अपॉर्चुनिटी सेक्टर की अगर बात करें तो जी हाँ, एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि इंडिया में ही नहीं, एक बहुत बड़ा डिमांड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर देख लीजिएगा दैट यस, एजिंग पॉपुलेशन तो बढ़े जा रही है, राइट। और लॉन्ग वेटिंग पीरियड्स भी बहुत सारे कंट्रीज में देखने को मिलता है। सोचो कोई अगर जर्मनी में जा रहा है, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा अब इंडिया में, बट वही टाइम बहुत हद तक घट जाएगा। तो इससे क्या होगा दैट उन लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिलेगा, जल्दी से जल्दी उनकी सेहत सही होगी, राइट। वही नहीं, कुछ कुछ रीजन्स में चैलेंजेस भी हैं इस सेक्टर में, जैसे रीजनल कॉम्पिटिटिवनेस। जैसे हम लोग अगर बात करें सिंगापुर की, थाईलैंड की या फिर मलेशिया की, देन यस ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां से हमें चैलेंजेस मिल रहे हैं। देयर इज लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्रीडिएशन, राइट। हाँ, इंटरनेशनल एक्रीडिएशन, क्योंकि ऑफ कोर्स अवेयरनेस ही कम है ना। अवेयरनेस पहले फैलाओ ना, उसके बाद ना इंटरनेशनल एक्रीडिएशन ले सकते हो। ओवरसीज मेडिकल केयर जो है ये बिल्कुल ही इंश्योरर के द्वारा कवर नहीं किया जाता है, और कहीं ना कहीं मिडिलमैन के द्वारा भी ये जो भी ये पेशेंट्स होते हैं उन लोगों को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। तो कुछ कुछ ऐसे वे फॉरवर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है जो क्या करके ऑफ कोर्स इस चीजों को प्रमोट किया जा सकता है, जैसे डिजिटाइजेशन। जी हाँ, डिजिटाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं हमें वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में लिंक बैठाना पड़ेगा, और एक अर्जेंट नीड है दैट कहीं ना कहीं ये वेलनेस या फिर मेडिकल टूरिज्म ऑफरिंग को जो है हाईलाइट करना पड़ेगा, इसका प्रमोशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इंडिया को करंटली प्रमोट करना पड़ेगा एज ए डेस्टिनेशन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया अम्ब्रेला। ऑफ कोर्स वो तो किया ही जा ही रहा है दैट यस, कहीं ना कहीं इस सेक्टर को प्रमोट मिल रहा है, बट एक लार्जर एंगल में हमको इन सारे सेक्टर्स को भी हमें प्रमोट करने की जरूरत है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। यहां पे बात की जा रही है टाइम ऑफ द डे टैरिफ, राइट। ये पूरा का अगर जिस्ट मैं आपको बतला दूं, देखो क्या होता है, मैं पूरा पहले जिस्ट बताता हूं, उसके बाद इस न्यूज में आता हूं। देखो एनर्जी डिमांड अगर इंडिया में देखोगे तो कैसा डिमांड होता है दैट अगर आप एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हो ना, आपका रात का टाइम में सबसे कम एनर्जी, क्योंकि क्या रहता है सिर्फ फैन चला के सो जाते हो, लाइट वाइट कुछ नहीं जलता है रात में, है ना। मतलब रात का समय जो है, रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय में सबसे कम एनर्जी का इस्तेमाल आप कर रहे हो।
बट वहीं पर सुबह 6 बजे से दोपहर तक का जो एनर्जी डिमांड का जो पीक बढ़ जाता है, राइट। फिर दोपहर को थोड़ा कम रहता है, बट दोपहर से अगर शाम तक देखोगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, और रात को सबसे पीक, सबसे ज्यादा, एक दिन में सबसे ज्यादा जो डिमांड होता है ना, ये इस समय हमें देखने को मिलता है, जो कि रात को 9-10 बजे के बीच में, जो इसको प्राइम टाइम कहते हैं, राइट। सो ये एक ऐसा समय है जहां पे एनर्जी डिमांड ज्यादा। अब क्या प्लान किया जा रहा है इस, दैट इज टाइम ऑफ डे टैरिफ, टीओडी टैरिफ के थ्रू, दैट ये जो टैरिफ है ना, अभी आप लोग का, जैसे अगर आप से फॉर एग्जांपल जो भी यूनिट्स आप इस्तेमाल कर रहे हो उसके बेसिस से पैसे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक महीने में आपके 100 यूनिट्स खर्च हुए और एक यूनिट का दाम इफ दे आर टेकिंग एज 8 रुपीज, देन 100 यूनिट का कितना, 800 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अभी अभी तो इक्वेशन यही है ना, बट बाद में यहां पे क्या बोला जा रहा है, दैट बाद में इक्वेशन ये होगा दैट जहां पर इस वाले फेज में या फिर इस वाले फेज में जहां पर एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है, यहां पर लेकिन ये लोग जो एनर्जी का दाम है ना, ये बढ़ा देंगे, है ना। और जिस फेज में एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत कम होता है, तो यहां पे जो अगर आप एनर्जी यूटिलाइजेशन करोगे तो यहां पे आपको सस्ते दामों में बेसिकली एनर्जी दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो यही जो ट्रिक है अपनाया जा रहा है थ्रू दिस टाइम ऑफ द डे टैरिफ, राइट। और वही चीज ये इसमें इलेक्ट्रिकल प्राइसिंग सिस्टम है, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिसिटी प्राइसिंग सिस्टम है जिसके तहत प्राइसिंग को एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, दैट किस फेज में डिमांड ज्यादा है। ऑफ पीक आवर्स में ऑफ कोर्स कम पैसे लिए जाएंगे, बट पीक आवर्स में ज्यादा पैसे लिए जाएंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है दैट आने वाले समय में शायद इस टाइप के इस टाइप के चार्जेस जो है लगाया जा सकता है, राइट। और अनडाउटेडली सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर देख लीजिएगा डिफरेंट अदर कंट्रीज, जी हाँ, यूएसए में ले लो, यूके में ले लो, जापान में ले लो, ये सिस्टम ऑलरेडी अपनाया जाता है। एंड फॉर दिस सिस्टम टू वर्क, स्मार्ट मीटर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप देख रहे होंगे दैट पूरा इंडिया में कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रही है स्मार्ट मीटर्स को लगाने के लिए, राइट। सो ये चीज है, बट कुछ कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको मॉनिटर करना कौन सा किस समय क्या यूज कर रहा है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बिहेवियरल चेंजेस लाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कंज्यूमर को अभी तो आदत पड़ा हुआ है ना, और ये आदत 1-2 दिन का नहीं है ना भाई, जनरेशन बाई जनरेशन की आदत चली जा रही है। सोचो ना, आप अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी को देख रहे हो, वो कंटिन्यूअसली ये आदत बना हुआ है, तो कैसे इतना जल्दी आदत कैसे चेंज करोगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। हायर कॉस्ट एट पीक, ये कहीं ना कहीं बोला जा रहा है दैट देखो, ये डिमांड आवर्स में ही, ये तो मतलब कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। हम लोग रात को ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर सुबह के समय, और उसी समय अगर चार्जेस बढ़ा दोगे तो कैसे चलेगा। डिपेंडेंसी ऑन स्मार्ट मीटर्स, बोला जा रहा है दैट सक्सेसफुली, मतलब लाइक कहीं ना कहीं स्मार्ट मीटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। और स्मार्ट मीटर्स के एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, बहुत लोगों के बिल्स आ रहे हैं, ऐसा देखा जा रहा है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं पहले ही वो सब चीजें, चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करो ना, उसके बाद ये सब में आना, है ना। पॉसिबल रेजिस्टेंस, हाँ, कुछ बोला जा रहा है, कुछ यूजर्स जो है अभी भी बोल रहे हैं दैट नहीं, हम लोग स्मार्ट मीटर्स नहीं घर में लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। स्टोरेज चैलेंजेस, अब देखो स्टोरेज क्या, आप एनर्जी कौन सा इस्तेमाल करोगे, बहुत समय में रिन्यूएबल एनर्जी भी, बट रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज करने से भी जो है ना, उसका एफिशिएंसी घट जाता है, राइट। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग ऑफकोर्स पीक, जो नॉन पीक आवर्स है, उस समय क्या होगा फ्यूचर में, शायद उस आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो तब इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करना, दैट रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, राइट, इनको पीक आवर्स में कैसे मैनेज किया जाए, वो कहीं ना कहीं टीडियस टास्क होने वाला है, राइट। एनीवेज, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्यों न्यूज में था? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन सेट किया है फॉर द फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूं, राइट। क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बोला जा रहा है दैट इंप्लीमेंट करना द रिवाइज गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स, जो क्या अलाइन किया जाएगा टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड। सो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स होती क्या है? देखो, ये गाइडलाइंस है और रेगुलेशंस है, जो क्या फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कोई दवाइयां या फिर कफ सिरप या फिर कुछ भी सिरप, एनीथिंग, वही मतलब ओवरऑल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को और उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये गाइडलाइंस होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स, राइट। और ये जो रेगुलेशंस है, जिन कंपनीज का टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा है, इनको दे मस्ट अडॉप्ट द रिवाइज्ड दिस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन 6 मंथ। बट वैसे जो स्मॉलर इंटरप्राइजेस है, जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, वो 1 साल तक भी इस प्रैक्टिसेस को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं। बट अगर आप नॉन कंप्लायंस हो, अगर आप इस प्रैक्टिस को इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो 6 महीना या फिर 1 साल के तक, राइट,
ऑफ कोर्स वैसे कंपनीज जो है 250 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ से कम है, वो लोग अगर नहीं कर रहे हो तो आपके लाइसेंसेस जो है ना उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। इट कुड लीड, इट विल नॉट, ऐसा नहीं हो इट विल, इट मस्ट, गवर्नमेंट मस्ट विल डू दैट फॉर श्योर, ऐसा नहीं बोला गया, इट कुड लीड बोला गया, राइट। ऑफ कोर्स देखो मस्ट तो नहीं लिखा जा सकता है, एनीवेज जिससे डरे कंपनीज डरे और ऑफ कोर्स ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे। एम क्या है, ऑफ कोर्स हमारे जो देश के ड्रग क्वालिटी उसको इनहांस करना है, क्योंकि बहुत सारे आउटर वर्ल्ड में पता है क्या पोर्ट्रे चल रहा है, दैट हम जो है जेनरिक वर्जन्स को लाते हैं और जेनरिक वर्जन्स में सब स्टैंडर्ड क्वालिटीज के होते हैं, राइट। तो अनडाउटेडली इसके तरफ जो है क्वालिटीज को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा और सेफ्टी को भी एड्रेस किया जाएगा। और दीज चेंजेस विल इंक्लूड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोडक्ट क्वालिटी रिव्यू सिस्टम, ये सब कुछ किया जाएगा, जिससे ओवरऑल जो ये इकोसिस्टम है ना फार्मास्यूटिकल के इकोसिस्टम को, ये इसको हम लोग टॉप नॉच लेवल में हम लोग आने वाले समय में देख सके। इसकी अगर सिग्निफिकेंस भी देख लीजिएगा सर्टिफिकेशन की, तो यस कहीं ना कहीं ये सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी जो बहुत समय ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, दैट हाँ दवाइयों में कुछ कंटामिनेशन हो गया, तो वो कंटामिनेशन के प्रॉब्लम्स चले जाएंगे, लेबलिंग एरर जो होता है वो चला जाएगा, इनकंसिस्टेंटली इंग्रेडिएंट्स को सेटअप करने में जो इनकंसिस्टेंसीज हमको देखने को मिलते थे, जो कि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज करते थे, वो सब चीजें हमको नहीं देखने को मिलेगी। इनफैक्ट इंडिया के लिए एक मेजर मेडिसिन एक्सपोर्टर है ऑफ कोर्स दुनिया भर में, राइट है ना। और हम लोग किसको मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को, है ना। और अनडाउटेडली उसके लिए जो है WHO का जो ये सर्टिफिकेशन है, यस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर द प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि प्रोग्राम। जी हाँ, तो ओवरऑल स्टैंडर्डाइज इकोसिस्टम हम लोग का बनाने का एम है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्मार्ट कॉर्न के बारे में। कॉर्न, यही कॉर्न के बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, यहां पे क्या न्यूज है दैट एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कॉर्न, जिसको हम लोग स्मार्ट कॉर्न कहते हैं, इसको डेवलप किया गया है बाय बेयर, एक कंपनी का नाम है, जो क्या ऑफ कोर्स विथस्टैंड कर सकती है क्लाइमेट चेंज प्रेशर्स को। सो ये जो स्मार्ट कॉर्न जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न वैरायटी है, राइट, जिसको रिसेंटली प्रोड्यूस किया गया एंड ये इसका खासियत क्या है दैट ये शॉर्टर और स्टडी है ज्यादातर एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल क्रॉप, और इसकी कैपेबिलिटी है दैट ये आराम से विथस्टैंड कर सकता है हाई विंड स्टॉर्म्स को भी, जो क्या नॉर्मल कॉर्न्स के द्वारा काफी ज्यादा इंपॉसिबल सा काम है, राइट। एंड ये जो एडेप्टेशन है, इससे फायदा क्या होगा? अनडाउटेडली डैमेजेस जो पहले होते थे वो बहुत हद तक घट जाएंगे, राइट। और कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो क्या पोज किया जा रहा है बाय द क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स, राइट, वो चैलेंजेस से भी हम लोग आराम से बच सकते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसकी बेनिफिट्स अगर देख लीजिएगा, वही चीज लिखा हुआ है जो कि मैंने बोला था, कहीं ना कहीं रेजिलियंस जो है वो बहुत हद तक इस कॉर्न का बढ़ जाएगा, मतलब ये ज्यादा रेजिस्टेंट भी होगा टू वेरियस काइंड्स ऑफ डिजीज एज वेल। यही नहीं, क्लाइमेट प्रोसेस को भी एड्रेस करेगा, और ये कहीं ना कहीं हम लोग मिटिगेशन इंपैक्ट बोल सकते हैं ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट इज इनोवेटिव मिटिगेशन इंपैक्ट, मतलब समझे ना, मतलब क्लाइमेट चेंज अनडाउटेडली फसल को बर्बाद कर रहा था, बट हम लोगों ने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ही इंप्लाई कर लिया, जिससे अगर फ्यूचर में एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट भी हो, क्यों ना एक्सट्रीम वे में क्यों ना विंड चले, बट स्टिल ये फसल जो है बर्बाद नहीं होगी। तो यही तो हुआ मिटिगेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन, अनडाउटेडली कहीं ना कहीं हम लोग क्लाइमेट इंपैक्ट जो हो रहा है उसको लोग रोकने के लिए तो काम कर ही रहे हैं पीछे से, बट एट द सेम टाइम हम लोग कुछ इनोवेशंस ला रहे हैं, ठीक है, हम लोग एडेप्टेशन, यही तो है एडेप्टेशन इज व्हाट, एडेप्टेशन इज अ काइंड ऑफ इनोवेटिव फीचर ओनली, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इन दिस वेरी केस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक ड्रग के बारे में जिसका नाम है एक्लोफेनेक एंड कीटोप्रोफेन। देखो एक्लोफेनेक और कीटोप्रोफेन क्यों न्यूज में था, इससे एक्लोफेनेक से कुछ याद आ रहा है? डाइक्लोफेनेक याद आ रहा है? डाइक्लोफेनेक एक मेडिसिन था, राइट, जिसको बैन किया गया था इंडिया में, और उसी के संदर्भ में वैसा ही कुछ मेडिसिन है एक्लोफेनेक या फिर कीटोप्रोफेन, राइट। और एक्सपर्ट्स काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट की, दैट यस गवर्नमेंट ने जो मैन्युफैक्चर सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन था ना एक्लोफेनेक या फिर कीटोप्रोफेन का, वो बंद कर दिया, और इसके कारण वल्चर्स को प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो ये किस टाइप की दवाई होती है पता है? स्टेरॉइड। ये जो बहुत समय क्या होता है, ह्यूमंस या फिर एनिमल्स इसको खाते हैं, एंड सोचो एनिमल खाया, एक गाय खा लिया, राइट। अब गाय खा लिया, उसका तो पेन रिलीफ हो गया, बट गाय जब मर जाता था ना तो उसके ब्लड में अभी भी इसके ट्रेसेस आ जाते हैं, और जब गाय मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा? ये वल्चर्स खाएंगे। वल्चर्स के शरीर में इनडायरेक्टली घुस रहा है, और ये जो है ना वल्चर्स के लिए ये जहर है,
इसको अगर वल्चर्स खा लिया ना तो वो मर जाएगा। और वही चीज हम लोगों ने डाइक्लोफिनेक के केस में भी देखा था, जिसके कारण डाइक्लोफिनेक को भी बैन किया गया था और फाइनली इसको भी बैन किया गया। तो ये क्या है, एक नॉन स्टेरॉयडल और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है जिसको यूज किया जाता है जिससे इंसान या फिर एनिमल्स में पेन या फिर इन्फ्लेमेशन घट सके, राइट। और हाउएवर दीज ड्रग्स आर वेरी मच हार्मफुल टू वल्चर या फिर कोई दूसरा रैप्टर स्पीशीज अगर देख लीजिएगा, जो क्या अल्टीमेटली इन एनिमल्स के ऊपर, इसके कार्कासेस के ऊपर फीड करते हैं, राइट। सो ये जो बैन, इसी के रिलेटेड अगर और भी कुछ बात करें तो यस, इसी के रिलेटेड मैंने जैसे डाइक्लोफिनेक के भी बात किया, ये भी एक मेडिसिन था जिसको पहले ही बैन किया गया था 2004 में, 6 में। एंड इंडियन वल्चर पॉपुलेशन क्योंकि 1990s में अगर देख लिया गया तो बहुत ड्रास्टिक डिक्लिनेशन देखने को मिला था, इसी का संदर्भ देखते हुए कहीं ना कहीं इसको 2006 में बैन किया गया। और इंडिया अगर देख लीजिएगा होस्ट करती है 9 वल्चर स्पीशीज को, जिसमें 6 रेसिडेंशियल वल्चर स्पीशीज है और 3 माइग्रेटरी स्पीशीज भी है। और 6 रेसिडेंशियल स्पीशीज का नाम क्या है, जो कि ऑफ कोर्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं, और ये माइग्रेटरी स्पीशीज है जो क्या ऑफ कोर्स नॉर्थ एशिया से उड़ के ऑफ कोर्स इंडिया के तहत आते हैं और अनडाउटेडली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो इसका नाम जरूर से याद रख लीजिएगा कौन कौन है, और टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ही लगा दिया जाएगा, वहां से जाकर आराम से डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका आराम से पढ़ सकते हो घर में, ठीक है। सो एनीवेज, इसके रिलेटेड वल्चर के रिलेटेड अगर बहुत सारे कंजर्वेशन एक्टिविटीज अगर देख लीजिएगा, वो क्या क्या है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया था एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2020 से 2025। और इसके की हाइलाइट्स अगर देख लीजिएगा, वो क्या है, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर हम लोगों ने बनाया है, वल्चर सेफ जोन बनाया हुआ है, रेस्क्यू सेंटर्स बनाया हुआ है जो कि अलग अलग जगह में बनाया हुआ है, जैसे हरियाणा में देख लो, मध्य प्रदेश में ले लो, असम के गुवाहाटी में देख लो ना, और हैदराबाद तेलंगाना में भी यह सेटअप है। और currently there is no dedicated rescue center for treating vulture per se, but yes that will eventually be done। vulture census किया जाता है, database on threats of vulture, ये भी एक database बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। टॉक्सिक ड्रग्स जैसे हम लोगों ने अभी बात किया डाइक्लोफिनेक के बारे में, और अभी जो 2 मेडिकेशंस थे, राइट, उनको भी बैन किया गया। तो ये सब कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी मच so that the population of vultures can be conserved in India, right? So next हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अच्छा, पॉलिपल्स के रिलेटेड तो गाइस कल ही यहाँ पे बात हो गया था, माफ करना। तो एनीवेज दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके सामने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।